दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है ऋचा। ऋचा अपने गांव में बेहद मुसीबतों से पली है। मुश्किल से 8वीं तक पढ़ पाई क्योंकि पिता का साया उठ गया, माँ विकलांग हो गई। 3 और छोटे बहनों का, एक भाई का जिम्मेदारी संभालना या फिर पढ़ाई करना, 2 ही ऑप्शन थे। ऋचा ने पढ़ाई छोड़ दी, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की और अपनी माँ की देखभाल करने में आगे बढ़ के हाथ बढ़ाने लगी। इस तरीके से पल बढ़ के आज ऋचा अपने गांव में अपने घर को संभालते हुए आगे संघर्ष कर रही है। आप ज़िंदगी में आगे कैसे सफल होंगे, कैसे संघर्ष करेंगे? पढ़ाई तो छूट गई, कर नहीं पाए, आप करेंगे क्या? माँ विकलांग है, 3 और बहनें हैं, एक भाई है, पूरे परिवार का जिम्मेदारी ऋचा के कंधों पे। तो ऋचा सोचती है कि हम कोई ऐसा स्किल ट्रेनिंग करें, ऐसी कुछ चीज़ें सीखें। तभी ऋचा की मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता विमल बौद्ध से होती है और वो उनको बताते हैं कि ऋचा, आप मायूस मत हो, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। वो उनको सलाह देते हैं कि यहाँ से अहमदाबाद में दलित शक्ति केंद्र है, जहाँ पे दलित बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल दिया जाता है, तमाम तरीके की जानकारियाँ दिया जाता है। ना केवल स्किल बल्कि नॉलेज ऐसा मिलता है कि फिर आप अपने हक और अधिकारों के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ऋचा के दिमाग में भी ये सवाल चलने लगा कि काश मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिल जाए, मैं भी वहाँ जा कर के कुछ तो सीखा हूँ। महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, लगातार बातचीत होती रही। एक सवाल था कि ऋचा जाएगी तो घर कौन संभालेगा? सामाजिक कार्यकर्ता विमल बौद्ध लगातार प्रयास करते रहे, उनके फैमिली से बात किया, उनके रिश्तेदारों से बात किया। ऋचा इंटरव्यू देने पहुंच जाती है और जब इंटरव्यू में ऋचा के साथ बातचीत होती है तो ऋचा हामी भरती है, लेकिन मन में एक डर था कि हम जाएंगे तो, लेकिन घर का क्या होगा। लेकिन फिर दूसरा सपना था कि हम अगर एक बार जाएंगे तो कुछ सीख के आएंगे, तभी तो हम अपने परिवार को मजबूत बना पाएंगे। फिलहाल ऋचा अभी हाल ही में अहमदाबाद दलित शक्ति केंद्र में जाकर के 2 महीने का प्रशिक्षण लिया है। उसने ब्यूटिशियन किया है और ब्यूटिशियन सीख करके अब वो अपने गांव में अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाएगी, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। आज युवा दस्तक पे आज ऋचा के साथ जो हम उनसे बातचीत करेंगे, उससे आप सीख सकते हैं कि तमाम हालात परिस्थितियों के बावजूद भी आप ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तो हम बात करेंगे ऋचा से और उनसे ही जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी। ऋचा आगे सपना क्या है, करना क्या चाहती है, किस तरीके से उसने शुरुआत किया है, तो हम ऋचा के साथ बात करेंगे। ऋचा, आपका स्वागत है, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ऋचा है। मैं डीएसके में गई थी, वहाँ भी मैं यहाँ से सबसे पहले गई तो मुझे डर लग रहा था कि मैं यहाँ जाऊँगी तो मम्मी का ख्याल कौन रखेगा। मम्मी भी घबराई हुई थी कि जाएगी तो घर पे कौन, बारिश होने लगेगी तो मम्मी ये सोचेगी कि बारिश होने लगेगी तो कैसे सामान रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या संभालेंगे। मम्मी इतनी परेशान थी। मैं भी यहाँ से गई तो बहुत कुछ थी कि मैं यहाँ से जाऊँगी, कुछ तो सीखूँगी। जाके वहाँ पे सीखा, मैंने देखा सब लोगों का रहन सहन, अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके। और मैं वहाँ से सीख के आई। मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन भी खोलना चाहती हूँ। तो ऋचा, युवा दस्तक पे बहुत सारे युवा देख रहे हैं और आप एक खुद युवा लीडर बन के आई हैं। दलित शक्ति केंद्र के बारे में बताइए, क्या सेंटर है, ताकि जो लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आप 2 महीने वहाँ सीखे हैं, आप वहाँ रहे हैं। तो पहले आप दलित शक्ति केंद्र के बारे में बताइए कि वहाँ पे आपने क्या देखा, वहाँ क्या होता है और अगर कोई जाना चाहे तो कैसे वहाँ सीख सकता है। मैंने वहाँ पे मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी के साथ रहना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे सब लोगों के साथ में रहना, पढ़ना। मैंने काफ़ी वहाँ, यहाँ से मैं गई थी तो मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैं काफ़ी पढ़ना भी सीखी। वहाँ पे सब लोगों के भाई का रहना, दीदी के साथ में रहना, सब लड़कियों के साथ में रहना, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपके साथ में और भी स्टेट की लड़कियाँ थीं, कौन कौन लोग थे, कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। गुजरात की थी लड़कियाँ, बिहार की थी, एमपी की थी, 3-4 राज्य की लड़कियाँ थी वहाँ पे। बहुत अच्छा, सब लोगों के साथ मिलना, अच्छा लगना, बहुत सब लोग एक साथ रहते थे। तो ऋचा, क्या इससे पहले कभी आप घर छोड़ के इतने दूर गए थे या पहली बार नहीं गए? गए, पहली बार गए थे। एक बार गए थे तो वहाँ पंजाब गए थे तो शादी में गए थे, तीसरे दिन भाग आए थे वहाँ से। तो आपकी ज़िंदगी का पहला सफ़र था उरई से लेकर के अहमदाबाद तक जाना और वहाँ 2 महीने पढ़ाई करना। हाँ।
पहला सफ़र था। वहाँ 2 महीने गए, वहाँ पे रहा, मैंने जाके देखा। तो आपने क्या सीखा वहाँ पे? वहाँ पे जाके ब्यूटिशियन सीखा मैंने। ब्यूटिशियन। हाँ। तो अभी ब्यूटिशियन सीख करके आप आए हैं, आपको वहाँ सर्टिफिकेट मिला, आपको हाँ, मिला। सम्मानित किया गया। हाँ। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ और कुछ होता है वहाँ पे, क्या प्रतियोगिताएं वगैरह हाँ, होती? प्रतियोगिता होती हैं, खेलने की होती है, कूद होती है, लंबी कूद होती है, दौड़ होती है, नींबू का होता है, और उसका फुग्गा फोड़ का होता है, और लेखनी का प्रतियोगिता हाँ, होती है। लिखने का होता है। तो आपने सारी प्रतियोगिता में भाग हाँ, लिया। सारी प्रतियोगिता में भाग लिया मैंने। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत उतने लोगों अच्छा को मिस नहीं महसूस, कर रहे हैं जितने बहुत लोग? सब लोगों को मिस कर रहे हैं, सबको कॉल भी करते हैं, रोज बात भी करते हैं, कैसी हो तुम कैसी हो? 2 महीने का वक्त इतने जल्दी बीत गया। जब 1 महीना बीता था तो मुझे लग रहा था 15 दिन बीते हैं अभी, इतने जल्दी 2 महीना बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। दीदी से मैंने ये भी बोला था, इंदु दीदी ऐसा लगता है मैं गाँव के बाजू ही में हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने इतने दूर चली आई मम्मी को अपने छोड़ के। पर शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई। तो उस टाइम मैंने भाई से भी बोला, भाई मेरी बात करा दो 2 मिनट के लिए, लेकिन भाई भी बोले कि मैं बात नहीं करा सकता क्योंकि आपका फ़ोन है। तो भाई बोले कि आप थोड़ी देर चार्ज पे लगाओ। मैंने चार्ज पे लगाया, थोड़ी देर में फिर दीदी ने फ़ोन ले लिया, तो बाद चार्ज ही नहीं हुआ, फिर ख़राब हो गया। फिर अगले मंगल को मम्मी से बात हुई थी मेरी, मैं बार में रोती रही, पे लेटी रही वहीं पे, किसी ने बात ही नहीं कराई थी मम्मी से मेरी। तो ऋचा जिस सेंटर के बारे में बता रही है वो एक पूरे भारत का ऐसा सेंटर है। मैंने खुद उस जगह को विजिट किया, देखा कि वहाँ पे हर महीने सैकड़ों लड़कियों को तालीम दी जाती है, और वो तालीम संविधान की तालीम दी जाती है। तालीम जो है वो उनको उनके अधिकारों की दी जाती है, और उनको एक ऐसी स्किल दी जाती है ताकि वो अपने यहाँ से जाने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें और समाज में बदलाव का काम कर सकें। वही बदलाव का काम करने के लिए ऋचा तैयार होकर के आई है, ब्यूटी पार्लर सीख करके आई है, ब्यूटिशियन की दुकान यहाँ पे शुरू करेगी और सामाजिक आंदोलन का कारवा को आगे बढ़ाएगी, जिसमें वो लीगल इंटरवेंशन है, तमाम तरीके के केसेस है, छुआछूत, भेदभाव, अत्याचार, तमाम तरीके का जो पर्सपेक्टिव उसको दिया गया है, उस पर्सपेक्टिव को लेकर के यहाँ पे बच्चों के साथ लाइब्रेरी, तमाम तरीके की एक्टिविटी के माध्यम से वो अपने गांव में बच्चों के बीच एक नई तरीके की क्रांति लाने का काम करेगी। ऋचा, हमें शुभकामनाएं हैं कि आप इस नए सफ़र में आगे बढ़ें। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की कहानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है ताकि इस देश में जो संघर्ष करने वाले युवा हैं उनकी आवाज़ बुलंद हो सके और एक दूसरे से युवा सीख सकें। आप अपने गांव के बारे में, आप जिस घर से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, इतने हालातों में आप पले बढ़े, इतने सारे संकट, इतने सारे दुख सहे, आप सपना क्या है, क्या करना है ज़िंदगी में? मेरा सपना, मतलब मम्मी ने तो बोला है कि गांव में ही खुलवाएंगे ब्यूटिशियन में, लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि ब्यूटिशियन गांव में चलेगा? मैंने कहा बाहर कहीं खुलवा दो तो अच्छा है, तो कम से कम वहाँ पे चलेगा तो अच्छे से। यहाँ पे क्या फ़ायदा, दुकान खोल लेंगे यहाँ पे, चलेगा नहीं तो क्या पैसे कमा पाएंगे? घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। घर हमारा ऐसा पड़ा है कि हम कुछ करेंगे तो कम से कम उसको अच्छे से बना पाएंगे, बहनों का खर्चा हम दे पाएंगे, उनको पढ़ा भी, हम नहीं पढ़े तो कम से कम उनको तो पढ़ा पाएंगे, वो भी तो अच्छे से पढ़ सकती है ना। मेरी छोटी बहन भी विकलांग है, मैं भी सोच रही हूँ मैं कुछ कमाने लगूँ तो उसको भी पढ़ाने की क्षमता रख सकती हूँ। वो क्योंकि अभी जाती नहीं, तो मैं भाई के पास को पढ़ाना के लिए भेजूँगी। बिल्कुल। तो ऋचा बता रही है कि क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं पढ़ा पाऊँ। हमारे सपने कुछ टूटे ज़रूर, लेकिन हम अपने भाई बहनों के सपने बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती, और उस टूटे हुए सपनों को आज ऋचा ने दलित शक्ति केंद्र में जाके खुद को मजबूत कर लिया, संभाल लिया है। आज ऋचा इस बात को लेकर तैयार हो चुकी है कि वो अपने गांव में अपना ब्यूटी पार्लर भी शुरू करेगी और बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू करेगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके का शुरुआत अगर युवा अपने अपने गांव में करेंगे तो संविधान की जो मूल बात है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन चारों सिद्धांतों की सीख जो दलित शक्ति केंद्र में ऋचा को मिली है, उस सीख को अब ऋचा गांव की लड़कियों में बांटने की शुरुआत कर रही है। ऋचा, आप क्या प्लान है अभी, आप यहाँ पे कैसे शुरुआत करेंगे? मैं यहाँ पे कैसे शुरुआत करूँगी? बच्चों को पढ़ाने का या लोगों को, तो क्या आपने सोचा है? मैंने ये सोचा है कि बच्चों को पढ़ाने का भी सोच रही हूँ, और यहाँ पे जो लोग हैं ना जिनको नहीं समझ में आता है दलित शक्ति केंद्र के अंदर, वो भी समझाऊंगी सब लोगों को कि मतलब वहाँ पे आप लोग जाओ तो अच्छा है। वहाँ पे मैंने काफ़ी लड़कियों को बताया भी है कि वहाँ पे जाओगी तो मुझे तो पढ़ना कभी मिला, वहाँ पे सीखने को, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिखाते ही खाली है, वहाँ पे सब कुछ बोलते हैं, सब मतलब
बारे में होता है वो सब बताते हैं आप लोगों को। भाई भी बताते हैं, दीदी भी बताती हैं, सब लोग मतलब मिलके साथ में लाइब्रेरी है उसी में बैठ के सब लोगों को बताते हैं। तो ऋचा वहाँ के बारे में बता रही है, क्योंकि जिस सेंटर को स्थापित किया है मार्टिन मकवान जी ने, और उस सेंटर का पूरा संचालन जो देखती हैं वो इंदू जी देखती हैं, जयसिंह भाई वहाँ पे हैं जो सबको मेंटर करते हैं। और कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर एक बार दलित शक्ति केंद्र जाएं और देखें कि किस तरीके से देश में दलित युवाओं को तैयार किया जा रहा है, ख़ास तौर से लड़के लड़कियों को जो दलित समुदाय से आते हैं। बाकी युवाओं को भी वहाँ पे तालीम और तैयार किया जाता है, लेकिन भांसी पे पड़े वंचित तबके के युवाओं को एक ऐसी दिशा मिलती है कि जो भी युवा वहाँ पे तैयार होकर आया उसने एक नई दिशा पकड़ के इस गांव में ही नहीं अपने ज़िले में एक कीर्तिमान स्थापित करने की शुरुआत कर देते हैं। और ऋचा भी अब उसके लिए तैयार होकर आई है। जालौन ज़िले में वो अपने गांव से इसकी शुरुआत कर रही है और आगे वो अपने सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। ऋचा, आज युवा दस्तक पे आपको बहुत सारे युवाओं ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, वो भी आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश आप आखिरी शब्द में, कि वो क्या करें, अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें? अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए मैं नहीं पढ़ी हूँ तो मैं बहुत पछताती हूँ कि आज पढ़ी होती तो कम मैं कुछ कर सकती, आगे चल के घर वालों को भी देख सकती थी। और लोगों को कम से कम ये लोग ताने तो नहीं मुझे मारते कि तू पढ़ी नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। मैं वहाँ पे गई तो मैंने सोचा दिमाग से अपने कि मैं कुछ कर सकूँगी। यहाँ से मैं सब लोग बोलते थे तू वहाँ पे जाएगी कुछ नहीं कर पाएगी, तो क्या करेगी जाके वहाँ। मैंने कहा मुझे जाना है, मैं हिम्मत बांध के मैं ज़रूर गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे सब कुछ देखने को मिला कि तो आप युवाओं को बता रहे हैं कि पढ़ाई पे जोर दें ताकि वो भी ज़िंदगी में पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो आज युवा दस्तक पे ऋचा ने बहुत ही बारीकी तरीके से एक एक बात को समझाया, बताया। निश्चित तौर से जितने भी युवा साथियों ने, लोगों ने इस देश में ऋचा की कहानी को देख रहे होंगे, ऋचा की बात सुन रहे होंगे, ज़रूर मोटिवेशन ले रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसे घर परिवार से आने वाली लड़की जिसकी माँ विकलांग, पिता का साया उठ गया, एक छोटी बहन विकलांग, तीन बहनों की जिम्मेदारी, एक भाई की जिम्मेदारी, पालन पोषण, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी में अपनी शिक्षा को कुर्बान करने वाली ऋचा आज फिर से अपने आप को संभालती है, ट्रेनिंग लेती है और ट्रेनिंग लेने के बाद अब एक नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए तैयार है। आज युवा दस्तक पर ऋचा हमारे साथ आई। हमारी शुभकामनाएं ऋचा, आप ज़रूर अपने ज़िंदगी में कामयाब हो और अपने मिशन को हासिल करें और जिस तालीम को लेकर के आई हैं उसको पूरे देश दुनिया में फैलाने का काम करें। युवा दस्तक की शुभकामनाएं। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की कहानी को आप सबके साथ साझा करता है ताकि आप भी उससे सीख सकें और प्रेरणा ले सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।